वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं आपका चाहे पॉलिटेक्निक हो, इस लेख में रसायन विज्ञान के सभी अध्यायों का नोट्स तैयार किया गया है और यह नोट्स बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ पॉलिटेक्निक, आईईआरटी तथा आईटीआई जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए चैप्टर वाइज हम लोग पॉइंट्स देखते चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है एसिड, बेस और सॉल्ट। क्षार, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आपसे पूछा जाता है, तथा इसका स्वाद खट्टा होता है। NaCl जैसे NaCl, H2SO4 और H2CO3। यहाँ पे थोड़ा NaCl ये अम्ल नहीं है, ये लवण है, ये थोड़ा गलती लिख दिया है, यह HCl होना चाहिए। आगे, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जब अम्ल को जल में घोला जाता है, ये पूछा जाता है किसके अनुसार, जल में घोलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। तो आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जैसे HCl को अगर जल में घोला जाए तो यह हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। जल में घुलने पर जो अम्ल जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देता है वह अम्ल उतना ही प्रबल होता है। क्षार ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, अच्छा ठीक है। वो अम्ल जो था नीले को लाल करता है और ये लाल को नीला करता है, तथा इसका स्वाद क्या होता है, क्षार का कड़वा होता है। NaOH, COH का ट्वाइस और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार हैं। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के रूप में जो लिखा हुआ है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे NaOH टूटकर सोडियम आयन Na प्लस और OH माइनस देता है। ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल देता है उसे सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन इत्यादि। pH पैमाने का आविष्कार ये पूछा जाता है सोरेनसन ने किया था, 1909 ईस्वी में किया था। pH पैमाना का उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को मापने के लिए किया जाता है। pH पैमाने में 0 से 14 बिंदु होते हैं। अम्लीय विलयनों का pH 7 से कम तथा क्षारीय विलयनों का pH 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयनों का pH 7 होता है। पानी एक उदासीन विलयन है और इसका मान 7 होता है। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाए तो विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाए तो विलयन क्षारीय होगा। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होगी तो विलयन उदासीन होगा। किसी विलयन में pH तथा POH मानों का कुल योग, मतलब हाइड्रोजन आयन और pH का मतलब pH और POH का कुल योग 14 होता है, मतलब pH प्लस POH बराबर 14। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता A है तो उस विलयन का pH मान होगा -log10A। यदि किसी विलयन में OH आयन की सांद्रता B है तो उस विलयन का pH का मान होगा -OH10B। सार्वत्रिक एक प्रकार का सूचक है जो किसी पदार्थ का pH मान बदलने के साथ अपना रंग बदलता है। सार्वत्रिक सूचक द्वारा विभिन्न pH मानों पर लिया गया मान और उनके रंग इस प्रकार हैं, जैसे 0 pH वाले का रंग गहरा लाल, 1 pH वाले का लाल, 2 pH वाले का लाल, वहीं 3 pH वाले का नारंगी लाल, 4 pH वाले का नारंगी और 5 pH वाले का नारंगी पीला, 6 pH वाले का हरा पीला, 7 pH वाले का हरा, 8 pH वाले का हरा नीला
और 9 pH वाले का नीला, 10 pH वाले का गहरा नीला, 11 pH वाले का गुलाबी, 12 pH वाले का गुलाबी और 13 pH वाले का बैंगनी और 14 pH वाले का बैंगनी रंग सूचित करता है। अम्लों के गुण ये आपसे पूछे जाते हैं और या लिखने के लिए भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और धातुओं से क्रिया करके लवण बनाता है, कौन? अम्ल, तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जैसे लोहा एक धातु है, लोहा से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो जैसे A2Fe प्लस 6HCl बनाता है 2FeCl3 प्लस 3H2। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाता है तथा जल बाहर निकालता है। FeO प्लस H2SO4 बनाता है FeSO4 प्लस H2O। मतलब धातु ऑक्साइड FeO धातु ऑक्साइड हो गया और H2SO4 अम्ल हो गया, जो अभिक्रिया करके लवण FeSO4 फेरस सल्फेट और जल बनाया। क्षारों के गुण, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल क्षार भी देते हैं। जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है तथा अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कि अधातु ऑक्साइड है, NaOH से अभिक्रिया कर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तथा H2O देता है। गर्म करने पर जल उत्पन्न करता है। NH4OH मतलब अमोनिया हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अमोनिया और जल उत्पन्न करता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल का निर्माण होता है और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। लवण उदासीन होता है इसलिए इसका pH मान 7 होता है। लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण जैसे K2SO4, NaCl, KCl, इनका pH लगभग 7 के बराबर होता है। वहीं आगे होता है अम्लीय लवण जो कि इस प्रकार हैं NaHSO4, NaHCO3, KHSO4, इसके pH 7 से कम होते हैं। आगे क्षारीय लवण जैसे MgOHCl, CaOHCl, इस प्रकार के लवणों का pH 7 से अधिक होते हैं। आगे द्विक लवण K2SO4 Al2SO4, मतलब इसमें दो धातुएं होती है .20H2O, मतलब इसमें क्रिस्टल के रूप में जल जुड़े होते हैं। जैसे FeSO4, NH4 का फोर्स तथा 6HO4, ये सब द्विक लवण कहलाएंगे। संकरण लवण जो लवणों से लवण तैयार किए जाते हैं K4FeCN6, NaAgCN2, Cu NH3,4SO4। अब है सम बेसिक सॉल्ट एंड देयर यूज। धोवन सोडा जिसे कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र Na2CO3 10H2O है। ये खूब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। धोवन सोडा बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा अर्थात NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे NaOH CO2 के साथ मिलके NaCO3 प्लस H2O का निर्माण करता है। ली ब्लॉक विधि तथा साल्वे अमोनिया विधि से धोवन सोडा का निर्माण होता है। यह आपसे पूछा जाता है धोवन सोडा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, ली ब्लॉक विधि या साल्वे अमोनिया विधि। धोवन सोडा के गुण, यह एक गंधहीन तथा क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह एक गंधहीन तथा क्रिस्टलीय पदार्थ है। जल में घोलने पर उष्मा अवक्षेपी अभिक्रिया करता है, अर्थात जब इसे जल में घोला जाता है तब यह उष्मा उत्पन्न करता है। धोवन सोडा गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे Na2CO3 10H2O, ये धोवन सोडा का सूत्र है। इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 तथा प्लस 10H2O यानी जल इससे अलग हो जाता है। धोवन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का मान प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है NaHCO3। धोवन सोडा अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और CO2 गैस बाहर निकालता है। जैसे यहाँ पे उसका समीकरण है Na2CO3 HCl से अभिक्रिया कर NaCl और H2CO3 बनाता है
वहीं धावन सोडा रेत के साथ क्रिया करके कांच का सूत्र होता है Na2SiO3, Na2SiO3, इसी को कांच कहते हैं, कांच बनाता है। जैसे यहाँ पे अब क्रिया दिया गया है Na2CO3 सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब प्लस SiO2 से अब क्रिया कर Na2SiO3 प्लस CO2 बनाता है। धातु लवणों के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाता है। FeCl2 Na2CO3 के साथ अब क्रिया कर FeCO3 तथा NaCl का निर्माण करता है। धौवन सोडा का उपयोग कपड़े धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में, कठोर जल को मृदु करने में और पेट्रोलियम के शोधन में धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा बनाने के लिए सोडा एस, जिसको बोलते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस के नाम से जानते हैं, जलीय विलयन को CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। जैसे Na2CO3 H2O और CO2 के साथ मिलकर NaHCO3 का निर्माण करता है। बेकिंग सोडा के गुण, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। बेकिंग सोडा दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। याद रखें, बेकिंग सोडा दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बेकिंग सोडा धोवन सोडा में बदल जाता है। अर्थात NaHCO3 को अगर गर्म किया जाए तो Na2CO3 H2O और CO2 बनाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसा कि NaHCO3 ये बेकिंग सोडा H2SO4 अभिक्रिया करके Na2SO4 H2O और CO2 बनाया। बेकिंग सोडा के उपयोग धौवन सोडा बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, डबल रोटी बनाने में या खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनिया क्लोराइड है तथा इसका अनुसूत्र NH4Cl है। नौसादर बनाने के लिए HCl विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। याद रखें, नौसादर बनाने के लिए HCl विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। आगे NH4 प्लस HCl बनाएगा NH4Cl। नौसादर के गुण, यह सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसे जल में घोलने पर ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात यह जल के ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन? नौसादर। नौसादर को गर्म करने पर अमोनिया गैस बाहर निकलती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि NH4Cl बनाता है HCl प्लस NH3। यह कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बाहर निकालता है। यानी NH4Cl कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया कर NaCl H2O और NH3 का निर्माण करता है। लिथॉर्ज, जिसको PbO लेड ऑक्साइड को लिथॉर्ज भी कहते हैं, लिथॉर्ज के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बाहर निकलता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि NH4Cl PbO से अभिक्रिया कर PbCl2 H2O और NH3 का निर्माण करता है। नौसादर के उपयोग विद्युत सेल बनाने में तथा दवाई के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस के निर्माण में भी। आगे फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटास एलम होता है। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटास एलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसका अनुसूत्र K2SO4 Al2SO4 का त्राइस और 24H2O होता है। फिटकिरी एल्युमिनियम तथा पोटेशियम का एक द्विक लवण है। फिटकिरी एल्युमिनियम तथा पोटेशियम का द्विक लवण है। फिटकिरी बनाने के लिए पोटेशियम तथा एल्युमिनियम सल्फेट के मिश्रण को एक साथ सांद्रण किया जाता है। K2SO4 Al2SO3 का फोर्स 24H2O बनाता है। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। फिटकिरी के गुण, फिटकिरी का जलीय विलयन अम्लीय होता है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर फिटकिरी पिघल जाता है। याद रखें, 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर फिटकिरी पिघल जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसका पूरा जल निकल जाता है और इस फिटकिरी को दग्ध फिटकिरी कहते हैं, दहकता हुआ फिटकिरी। K2SO4 Al2SO4 24H2O को अगर गर्म किया जाए तो K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O का निर्माण करेगा। जल में घोलने पर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है।
आगे है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 20H2O को गर्म करते हैं तो K2SO4 Al2SO4 प्लस 24H2O। अगर K2SO4 को गर्म करें तो ये पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा, जबकि एल्युमिनियम सल्फेट को अगर गर्म करें तो एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। आगे दोस्तों, फिटकिरी का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, जल के शोधन के रूप में, अग्निशामक यंत्र बनाने में, कपड़ा रंगने में और कागज़ तथा चमड़ा उद्योग में फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। आगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अथवा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने को अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है। बुझे हुए चूने का अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ जब करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे CaOH का ट्वाइस प्लस Cl बनाता है CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण के औद्योगिक निर्माण के लिए हेलेन क्लेवर विधि विरंजक चूर्ण के औद्योगिक निर्माण हेलेन क्लेवर विधि या वैचमैन विधि द्वारा बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण के गुण, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है। विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, जैसा कि CaOCl2 प्लस H2O बनाता है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2। CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर मतलब CaCO3 बनाता है तथा क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। CaOCl2 प्लस CO2 बनाता है CaCO3 प्लस Cl2। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकालता है। कौन? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 HCl के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 H2O और Cl2 का निर्माण करता है। विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है, जैसा कि CaOCl2 बनाता है CaCl2 प्लस O2। आगे विरंजक चूर्ण के उपयोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 के निर्माण में, दूसरा वायुमंडल में जहरीली गैस हटाने में, तीसरा जल को शुद्ध करने में, चौथा ऑक्सीकारक के रूप में और पांचवा चीनी का रंग सफ़ेद करने में। आगे दोस्तों, वे तत्व जो ऊष्मा के सुचालक, अगला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। वे तत्व जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघातवर्ध और तन्य होते हैं, तत्व कहलाते हैं जैसे या धातु कहलाते हैं, जैसे कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि। धातुओं के भौतिक गुण, धातुएं चमकदार होती है। सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर अन्य धातुएं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं तन्य होती है, अर्थात उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। साधारणतः धातुएं कठोर होती है। आगे दोस्तों, धातुओं के रासायनिक गुण, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं को जलने पर धातु ऑक्साइड बनता है, जैसा कि Fe प्लस O2 बनाता है FeO। जल से अभिक्रिया करके धातु और हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, जैसा कि Na प्लस H2O बनाता है NaOH प्लस H2। तनु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, जैसे Fe प्लस H2SO4 बनाता है FeSO4 प्लस H2। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है, जैसे Cu प्लस Cl2 बनाता है CuCl2। आगे सक्रिय धातुएं सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, जैसा कि Na प्लस H2 बनाता है NaH। वे तत्व जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं, या धातुओं को छोड़कर अन्य सभी तत्व अधातु है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातु भंगुर होते हैं और इनका पीटने पर या खींचने पर ये बिखर जाते हैं। हीरा को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक हैं, यहाँ पे निम्न होना चाहिए। आगे, अधातु का घनत्व कम होता है और अधिक अधातु गैस के रूप में पाए जाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण,
अधातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अपना ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि H+O2 बनाता है SO2। अधातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके क्लोराइड यौगिक बनाते हैं, जैसा कि Cu+Cl2 बनाता है CCl4। वहीं है अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं, जैसा कि N2+H2 बनाता है NH3। आगे किसी धातु के लवणीय विलयन में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी धातु के लवणीय विलयन में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अधिक क्रियाशील तथा नीचे स्थित धातु कम क्रियाशील होते हैं। जिन पदार्थों में धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे खनिज कहलाता है, खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम समय, कम लागत तथा आसानी से हो उसे अयस्क कहते हैं, जैसा कि कॉपर का अयस्क है कॉपर पाइराइट्स, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है अयस्क है बॉक्साइट, लोहे का अयस्क है हेमाटाइट इत्यादि। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म के 3 मुख्य चरण हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क का अपचयन और तीसरा अपचयित अयस्क का शोधन। अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियां हैं। पहला फेन पल्लवन विधि, जिसको झाग विधि भी कहा जाता है, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आगे दोस्तों धातु निष्कर्षण की प्रमुख चरण, पहला निस्तापन, दूसरा भर्जन, तीसरा प्रगलन, चौथा गालक, पांचवा अपचयन, छठा धातु का शोधन। पुनः धातु निष्कर्षण की प्रमुख चरण है, पहला निस्तापन, दूसरा भर्जन, तीसरा प्रगलन, चौथा गालक, पांचवा अपचयन और छठा धातु का शोधन। अपचयन की मुख्य विधियां हैं कोक द्वारा अपचयन, एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन या अमलगम विधि द्वारा अपचयन। आगे है तांबा कॉपर के प्रमुख अयस्क, कॉपर पाइराइट्स CuFeS2, क्यूपराइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3 CuOH का ट्वाइस, कोबेलाइट CuS, एजुराइट CuCO3 CuOH का ट्वाइस। तांबा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण करने के लिए आपको सबसे पहले कॉपर पाइराइट्स नामक अयस्क लेना पड़ेगा, फिर उसे बारीक पीसे हुए अयस्क को पीस दें और फेन पल्लवन विधि द्वारा सांद्रित अयस्क को बारीक पिसा हुआ अयस्क, जल और चीर का तेल, फेन पल्लवन विधि में चीर के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम एथिल जैंथेट और वायु की सहायता से झाग करके सल्फाइड अयस्क में बदल देते हैं। वायु की उपस्थिति में परिवर्तनी भट्ठी में भर्जन किया जाता है। परिवर्तनी भट्ठी में होने वाली अभिक्रियाएं हैं H+O2 बनाता है SO2 और AS+O3 बनाता है AS2O3, सिलिका और कोक के साथ मिलाकर भर्जित किया जाता है। तब वायु की उपस्थिति में बातिया भट्टी में प्रकलन होता है। Fe+O2 बनाता है FeO+SO2, FeO+SiO2 बनाता है FeSiO3, सिलिका मैट Cu2S .FeS। वायु की उपस्थिति में एक है बेसेमर प्रवर्तक में बेसेमीकरण करना, तो FeS2O2 के साथ मिलकर FeO+SO2 तथा FeO SiO2 के साथ मिलकर FeSiO3 का निर्माण करता है। वहीं Cu2S O2 के साथ मिलकर Cu2O तथा SO2 बनाता है। वहीं Cu2O Cu2S के साथ मिलकर Cu+SO2 का निर्माण करता है और इससे हमें फफोलेदार कॉपर, जिसमें 98% कॉपर और 2% अशुद्धियाँ होती है, जिसे हम विद्युत अपघटन शोधन द्वारा एनोड शुद्धिकरण कॉपर प्लेट और कैथोड शुद्ध मतलब एनोड अशुद्ध एनोड बनाते हैं अशुद्ध कॉपर प्लेट का और कैथोड बनाते हैं शुद्ध कॉपर प्लेट का और विद्युत अपघटन करते हैं CuSO4 + H2SO4 की उपस्थिति में और शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है, जो कि हमें 99.99% शुद्ध कॉपर होता है। आगे तांबा का उपयोग विद्युत यंत्रों में, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में,
एथेन बनाने में और विद्युत लेपन में किया जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से प्राप्त धातु को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पित्तल, कांसा, रोल गोल्ड इत्यादि मिश्र धातुएं हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पित्तल बनाने के लिए आपको 80% कॉपर और 20% जिंक की आवश्यकता पड़ती है। वहीं कांसा बनाने के लिए 88% कॉपर और 12% टीन की आवश्यकता पड़ती है। गन मेटल बनाने के लिए 88% कॉपर, 10% टीन और 2% जिंक की आवश्यकता पड़ती है। रोल गोल्ड बनाने के लिए 95% कॉपर और 5% एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है। फास्फर ब्रांज बनाने के लिए 85% कॉपर, 13% टीन और 2% फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। मुद्रा धातु बनाने के लिए 95% कॉपर, 4% टीन और 1% फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अगला चैप्टर है सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण प्रिस्टले ने मरकरी की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर किया था। प्रिस्टले ने सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस की निर्माण किया था। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ समीकरण में दिया गया है, Cu + H2SO4, CuSO4 2H2O तथा SO2 बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के गुण क्या है? गुण तो देखते हैं, यह रंगहीन गैस है तथा इसमें सल्फर की तेज गंध आती है। यह जल में घुलनशील है। यह गैस वायु से 23 गुना भारी है। यह जल में घुलकर सेल्यूरस अम्ल बनाती है या सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। SO2 + H2O बनाता है H2SO4। सूर्य के प्रकाश में इसका अपघटन सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो जाता है। जैसा कि SO4 टूटकर बनाता है SO3 + S। सूर्य के प्रकाश में सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाती है। आगे दोस्तों, SO2 क्लोरीन से अभिक्रिया कर SO2Cl2 का निर्माण करती है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में भीगे हुए फूलों तथा कपड़ों का रंग उड़ा देती है। यह क्रिया विरंजन अभिक्रिया कहलाती है और यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि H2SO4 SO2 से अभिक्रिया कर H2O और सल्फर का निर्माण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में, तीसरा चीनी को शुद्ध करने में, चौथा रेशम और ऊन का रंग उड़ाने में, पांचवा मांस को सड़ने से बचाने में प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों, अमोनिया गैस का निर्माण सबसे पहले प्रिस्टले ने किया था। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस नौसादर और शुष्क बुझे चूने को एक साथ गर्म करके बनाई जाती है। अमोनिया गैस के गुण, यह रंग तथा तेज गंध वाली गैस है। इसको सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया गैस वायु से हल्की है। यह जल में घुलनशील है। अमोनिया गैस अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण का निर्माण करती है। जैसा कि NH4 HNO3 के साथ मिलकर NH4 का 2NO3 तथा H2O का निर्माण करता है। अमोनिया विद्युत स्फुलिंग के प्रभाव से अपने अवयवों से टूट जाती है। जैसा कि NH3 N2 + H2 बनाता है। सोडियम से अभिक्रिया करके सोडामाइड NH2 बनाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसा कि यहाँ Na + NH3 बनाता है NaNH2 + H2। अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसा कि NH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके NO + H2O का निर्माण करता है। अमोनिया गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसा कि NH3Cl2 के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl तथा N2 का निर्माण करता है। अमोनियम गैस मैग्नीशियम के साथ
उच्च ताप पर अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि Mg प्लस NH3 Mg3N2 तथा H2 का निर्माण करता है। अमोनिया गैस का उपयोग बर्फ के कारखाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, आंसू गैस के रूप में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अगला है चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण थे, ये पूछा जाता है। इसमें तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। इस आवर्त सारणी में 12 श्रेणियां और 9 वर्ग समूह था। इस आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के का मौलिक गुण उनका परमाणु भार होता है। इस आवर्त सारणी के एक ही वर्ग या समूह में उपस्थित तत्वों के सभी गुणधर्म समान हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता: तत्वों के अध्ययन में आसानी, दूसरा परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोगी, तीसरा नए तत्वों के खोज में आसानी। 79 मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के दोष: पहला, हाइड्रोजन का 2 जगह पर स्थान, दूसरा, अधिक परमाणु भार वाले कुछ तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखना, तीसरा, नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, चौथा, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं होता, पांचवा, कुछ विपरीत गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख देना। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके मोजले ने मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी की रचना किया था। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण क्या हैं? इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग या 9 समूह हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें मात्र 2 तत्व ही हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 तत्व हैं। और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं, ये याद रखें। तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं। चौथे तथा 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। दीर्घ आवर्त में स्थित 8 तत्वों को सामान्य तत्व तथा 10 तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 6वें एवं 7वें में 32 तत्व हो सकते हैं, इसीलिए इनको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें आवर्त के अंतः संक्रमण तत्वों को लैंथेनाइड तथा 7वें आवर्त के अंतः संक्रमण को एक्टिनाइड कहा जाता है। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त की सारणी की विशेषता: तत्वों के अध्ययन में आसानी, ये मेंडलीफ नहीं है, ये मोजले है, ये मेंडलीफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता तो परमाणु भार ज्ञात करने की उपयोगी तथा नए तत्वों की खोज में आसानी। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष: हाइड्रोजन की स्थिति निर्धारित नहीं तथा धातुओं तथा अधातुओं को एक ही वर्ग में रखा गया, चूँकि हाइड्रोजन एक अधातु है जिसको धातु के वर्ग में रखा हुआ है। तीसरा, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया, नीचे दिया गया है। सामान्य गुणों वाले तत्वों को अलग रखा गया है तथा असमान गुणों वाले तत्व भी एक साथ आ गए हैं। 8वें समूह को 3 उप समूहों में बांटा गया है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी भी इसे कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग समूह है। सामान्य लक्षण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है तथा इसका आवर्त सारणी 4 ब्लॉक SPDF में बांटा गया है। हाइड्रोजन को पहले तथा 17वें दोनों वर्गों में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी दीर्घाकार आवर्त सारणी के उपयोग तत्वों के अध्ययन में आसानी हुई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में उपयोगी है तथा नए तत्वों की खोज में आसानी हुई और तत्वों का आयनन विभव ज्ञात करने में आसानी हुई। तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने में आसानी हुई। आगे है वैलेंसी ऑफ कार्बन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैव शक्ति का सिद्धांत फ्रांस के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण
प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। यह केवल ईश्वर द्वारा बनाया जीवों में ही पाया जाता है। प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला यौगिक यूरिया था, जिसे फ्रेडरिक बोहलर ने बनाए थे। बोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया था। अमोनिया साइनाइड का सूत्र होता है NH4CnO को गर्म करके NH2CO NH2 का निर्माण किए थे, जो कि यूरिया है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि अन्य तत्वों की अपेक्षा कार्बन में यौगिक बनाने श्रृंखला बनाने की क्षमता सबसे अधिक है। कार्बन दो तरह की श्रृंखलाएं बनाती है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, कार्बन 3 प्रकार का बंधन बनाती है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कार्बन परमाणु का आकार, ये पूछा जाता है, समचतुष्फलकीय होता है। कार्बन के किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये भी पूछा जाता है। कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, खुली श्रृंखला यौगिक जिसको एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है, और बंद श्रृंखला यौगिक जिसे एरोमेटिक यानी चक्रीय यौगिक कहा जाता है। बंद श्रृंखला यौगिक अथवा चक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और कार्बोचक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय, यहाँ पे आपको जो ऐसा कि दिख रहा है, विषम चक्रीय यौगिक दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। कार्बन दैनिक उपयोग के सभी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया है। समान क्रियात्मक समूह के कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते या घटते अनुभार के क्रम में रखने पर श्रेणी बनेगी, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एल्केन यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्कीन यौगिक का समान सूत्र CnH2n है। एल्काइन यौगिक का समान सूत्र CnH2n-2 है तथा IUPAC का पूरा नाम, ये पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आगे है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले जिसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, बंद श्रृंखला वाले जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मेथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने के लिए सोडियम एसीटेट को कॉस्टिक सोडा तथा बिना बुझे हुए चूने के मिश्रण के साथ गर्म करके बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, CH3CHCOONA NaOH के साथ अपक्रिया करके Na2CO3 तथा CH4 का निर्माण करता है। मेथेन के गुण, ये आपसे पूछा जाता है। मेथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। यह जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेयी है। अगर मेथेन गैस -164 डिग्री से कम ताप पर ठंडा किया जाए तो यह द्रव में बदल जाएगी। मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। CH4O2 आपस में अपक्रिया करके CO2 तथा H2O का निर्माण करते हैं। मेथेन गैस ओजोन गैस से अपक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। ऐसा कि यहाँ दिखाया गया है कि CH4O3 से अपक्रिया करके HCOH बनाता है, जो कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है, तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेथेन अपने अवयवों में टूट जाता है, अर्थात CH4C तथा H2 में टूट जाता है। सूर्य के हल्के प्रकाश में क्लोरीन तथा ब्रोमीन मेथेन से सबसे हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है। जैसा कि CH4Cl2 के साथ अपक्रिया करके Cl4 तथा HCl और CH4 से Br अपक्रिया करके CBr तथा HBr का निर्माण करता है। मेथेन गैस नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोमेथेन बनाती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि CH4HNO3 के साथ अपक्रिया करके CH3NO2 H2O बनाता है। मेथेन के उपयोग, इसका उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है, बैटरियों में किया जाता है, कार्बन ब्लैक बनाने में किया जाता है, हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है तथा
मेथिल एल्कोहल बनाने में किया जाता है। आगे है आपका प्रयोगशाला में एथिलीन अथवा एथिन गैस बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस पर एक साथ गर्म किया जाता है, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। जैसा कि C2H4OH को H2SO4 से अभिक्रिया कर हम H2C2H5HSO4 तथा H2O का निर्माण करते हैं। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर एथिलीन गैस प्राप्त किया जाता है। जैसे C2H5HSO4 को गर्म करके C2H4H2SO4 का निर्माण करते हैं। एथिलीन गैस बनाने के लिए कोल्वों की विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। एथिलीन गैस के गुण: यह एक हल्की ठंडी गंध वाली गैस है जिसका अधिक सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। यह जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथिलीन गैस को जलाने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जैसा कि C2H4 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 और H2O का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पे एथिलीन डाइहैलाइड बनाती है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में। हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया करके एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनाती है तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया करके एथिल हैलाइड बनाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक के पदार्थ कई अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। ये आपको पूछा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कई अणु आपस में अभिक्रिया संयोग करके बड़ा अणु बनाता है, बहुलीकरण कहलाता है। द्रव एथिलीन उच्च ताप तथा दाब पर बहुलीकृत होकर पॉलीथिलीन बनाती है। पॉलीथिलीन किससे बनता है? एथिलीन को उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुलीकृत करने पर पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के उपयोग प्लास्टिक बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, रबर तथा पॉलीथीन बनाने में, कच्चे फलों को पकाने में तथा निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसको साधारण भाषा में शराब या वाइन कहते हैं। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाने के लिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कॉस्टिक सोडा से कराई जाती है। जैसा कि C2H5Br NaOH से अभिक्रिया कर C2H5OH तथा NaBr का निर्माण करता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन विधि द्वारा होता है। यही आपसे पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? किण्वन विधि द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। एथिल अल्कोहल बनाने के लिए शर्करा या स्टार्च युक्त पदार्थ को किण्वन कराया जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि C12HC12H22O11 को H2A से अभिक्रिया करा के C6H12O6 प्लस C6H12O6 का निर्माण करते हैं। वहीं C6H12O6 को गर्म कर C2H5OH और CO2 का निर्माण करते हैं। एथिल अल्कोहल के गुण: यह एक रंगहीन तथा तीव्र गंध वाला पदार्थ है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर CH3COO2H5 बनाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आपको, C2H5OH CH3COOH से अभिक्रिया कर CH3COOC2H5 तथा H2O का निर्माण करता है। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाता है। C2H5OH H2SO4 से अभिक्रिया कर C2H5HSO4 तथा H2O बनाता है। यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया है। ठीक, एथिल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया कर ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO बनाता है। जैसा कि ये सारे अभिक्रियाएं दिए गए हैं। एथिल अल्कोहल को क्लोरीन तथा कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपसे पूछा जाता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, इसको बेहोशी के लिए यूज करते हैं।
जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे क्लोरोफॉर्म का यूज निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथाऑक्साइड का निर्माण करता है। एथिल अल्कोहल के उपयोग पहला क्लोरोफॉर्म बनाने में, स्प्रिट बनाने में, मदिरा के रूप में, ईंधन के रूप में, पेंट तथा वार्निश बनाने में, दवाइयाँ बनाने में। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र CH3COOH होता है। इसको साधारण भाषा में सिरका कहते हैं। आगे है प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाने के लिए एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है। जैसा कि CH3COO C2H5 को H2O से अभिक्रिया कर CH3COOH C2H5OH का निर्माण करते हैं। एसिटिक अम्ल के गुण, यह एक रंगहीन सिरके गंध वाली एक पदार्थ है। यह पानी तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है और यह क्रिया एस्टिकरण कहलाती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। एसिटिक अम्ल को गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है तथा एसिटिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल कॉस्टिक सोडा तथा सोडा एस के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट बनता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर मेथिल एमिल बनाता है, जिसे हम सीमट अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिक अम्ल का उपयोग रबर और कागज उद्योग में, सिरके के रूप में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, दवाइयों में, रेशम बनाने में, कार्बनिक विलायकों के रूप में। पेट्रोलियम एवं चक्रीय श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 40 तक होती है। किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम शब्द का अर्थ कच्चा तेल होता है। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजक स्तंभ में होता है। पेट्रोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 से 10 तक होती है। केरोसिन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 से 12 होती है। डीजल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 13 से 15 होती है। पैराफिन मोम में कार्बन परमाणुओं की संख्या 21 से 19 होती है। और जब उच्च वसा वाले तेल को कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम पोटेशियम लवण के साथ ग्लिसरीन प्राप्त होता है और इस सोडियम पोटेशियम लवण को साबुन या साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा से बना साबुन कठोर साबुन होता है जो कि जल के साथ कम झाग देता है। कॉस्टिक पोटाश से बना साबुन मुलायम होता है जो जल के साथ अधिक झाग देता है और दैनिक जीवन में मुलायम साबुन का उपयोग किया जाता है। अच्छे साबुन के गुण, इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्षार नहीं होना चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ होने चाहिए। अधिक झाग देने वाला होना चाहिए और एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलय होता चाहिए। डिटर्जेंट या अपमार्जक बनाने के लिए सबसे पहले लॉरिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। अब उपरोक्त अभिक्रिया से लॉरिल सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त किया जाता है, जिसको अभिक्रिया कॉस्टिक सोडा से कराकर जिसमें सोडियम लॉरिलेट सल्फेट प्राप्त किया जाता है, जो कि डिटर्जेंट है। यहाँ पे आपको सारे अभिक्रियाएं दिए गए हैं। डिटर्जेंट के गुण, यह वसा रहित होता है, कठोर तथा मृदु होने दोनों तरह के जल के साथ अधिक झाग देता है और इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। आपका किसी भी कंपटीशन में इससे करीब 10 क्वेश्चन आएंगे और 10th का बोर्ड का लगभग सारे कैप्चर किया गया है तथा कार्बनिक यौगिक आपके 12th के सिलेबस से भी उठाए गए थे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले सब्जेक्ट के साथ।